मैं लोपामुद्रा पटनायक आप सभी को करेंगे फिजिक्स चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज ये हमारा 5th लेक्चर है। इससे आगे हमने कूलम्ब्स लॉ के स्केलर फॉर्म और उसके वेक्टर फॉर्म के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जाके देख लीजिए। तो आज का टॉपिक है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस और द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इसके आगे हमने देखा है कूलम्ब्स लॉ के स्केलर फॉर्म के बारे में और कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के बारे में, जहां पे हमने पढ़ा एक पॉइंट चार्ज के आगे अगर एक पॉइंट चार्ज रहता है तो उन दोनों के बीच में कैसा इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन मतलब उन दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स कैसा लगता है और रिपल्सिव फोर्स कैसा लगता है। वो फोर्स का हमने मैग्नीट्यूड निकाला और उसका डायरेक्शन भी हमने देखा कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में। वैसे ही हर बार क्या एक पॉइंट चार्ज के सामने बस एक ही चार्ज रहेगा? नहीं। एक्चुअल केस में क्या होता है, एक सिस्टम होता है जहां पे बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट रहते हैं और उन सभी के बीच में इंटरेक्शन होता है। लेकिन ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और यहाँ पे बस हम कंसिडर करेंगे कि चार्ज हमेशा ही रेस्ट पे रहेंगे। हम चार्ज के मोशन के बारे में यहाँ पे नहीं स्टडी कर सकते। यहाँ पे बस हम चार्ज को रेस्ट में लेके जो भी स्टडी करेंगे। तो अगर एक सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं तो हम सभी चार्ज को अगर रेस्ट पे लेंगे तो कोई एक भी चार्ज के ऊपर सभी चार्ज के लिए कैसे फोर्स निकलेगा कि the vector sum of all the forces exerted by the different charges। एक चार्ज के ऊपर अगर हम बोलेंगे कि 10 चार्ज हैं तो 10 चार्ज जो हैं वो एक चार्ज पे कैसे फोर्स निकालेंगे, मतलब सब मिला के 10, तो एक चार्ज के ऊपर कितने चार्ज फोर्स डालेंगे? 9 चार्ज। तो फिर एक एक करके जो 9 चार्ज हैं सब एक एक करके जितना फोर्स डालेंगे सबको हम क्या करते हैं? वेक्टर सम। क्योंकि जो भी फोर्स एक्सर्टेड होगा सभी चार्जेस के लिए वो एक एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम ऐसे ही अलजेब्राइकली उसको ऐड नहीं कर सकते। तो टोटल फोर्स एक चार्ज के ऊपर कैसे निकलेगा कि सभी चार्जेस के लिए जितना जितना फोर्स पड़ रहा है एक चार्ज के ऊपर सबको हम वेक्टर सम कर दें। तो ये हो गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। It states that charges. So what is superposition principle? It states that in a system of charges, the net force exerted on each charge is a vector sum of the forces exerted by the individual charges on that charge. Considering the force between any two charges is not affected by the presence of other charges। तो ये क्या कहता है, अगर एक सिस्टम में बहुत सारे चार्ज हुए तो कोई भी एक चार्ज के ऊपर हम अगर फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगा, जो सभी चार्जेस प्रेजेंट हैं सब एक एक करके जितना फोर्स डालेंगे उस पे सबको हम वेक्टर सम कर देंगे। तो एक चार्ज के ऊपर जो टोटल और नेट फोर्स है वो निकल आएगा। तो वहां पे एक कंडीशन क्या रहेगा, कंसिडरिंग द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। मतलब कोई भी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो अदर चार्जेस के प्रेजेंस के लिए अफेक्टेड नहीं होगा। मतलब अगर 3 चार्ज हुए तो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो तीसरे चार्ज के प्रेजेंस के कारण कोई भी चेंजेस नहीं होगा। मतलब ये जो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो कूलम्ब्स फोर्स ही लग रहा होगा, वो दूसरे चार्ज के प्रेजेंस के लिए किसी तरह से भी अफेक्टेड नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे सभी चार्ज को स्टैटिक लिया है, मतलब रेस्ट पे लिया है।
क्योंकि हमने जो पहले क्लास में कहा था कि ये जो यूनिट है हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और यहाँ पे बस हम चार्ज के रेस्ट फॉर्म के बारे में ही बात करेंगे। तो अगर चार्जेस सभी रेस्ट पे हैं तो ये केस पॉसिबल है कि सभी चार्जेस एक चार्ज के ऊपर जितना जितना फोर्स लगाएंगे सबको अगर हम वेक्टर सम कर दें तो एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकल आएगा। तो चलिए उसका थोड़ा डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो चलिए लेट्स कंसिडर n charges present in a system वो क्या है Q1, Q2, Q3 अप टू Qn। ये जो चार्जेस हैं एक सिस्टम के n चार्जेस हैं। तो अगर यहाँ पे हम किसी एक चार्ज के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना चाहें तो इसके ऊपर ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा। ऐसे जितने भी चार्ज प्रेजेंट है यहाँ पे सब इसके ऊपर एक एक करके फोर्स लगाएंगे। अगर इसको हम F2 ले लेते हैं, इसको F3 ले लेते हैं, इसको F5, इसको F4, इसको Fn, ठीक है, ये सब क्या होंगे, वेक्टर्स होंगे। तो ये जो फोर्स है वो उसका डायरेक्शन कैसे आएगा ना, अगर ये प्लस हुआ तो इस तरफ, अगर ये माइनस हुआ ये प्लस हुआ तो इस तरफ। तो वो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कह रहा है, तो किसी भी एक चार्ज के ऊपर हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे, दैट मीन्स वो चार्ज हमने Q1 लिया है, तो the total force on Q1 due to all other charges कितना होगा, F is equals to vector sum of all the forces exerted on the charge. This is the superposition principle. तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये हो गया एक पॉइंट चार्ज Q1, यहाँ पे एक लेते हैं पॉइंट चार्ज Q2, यहाँ पे लेते हैं पॉइंट चार्ज Q3। वैसे ही हम बहुत सारे पॉइंट चार्जेस दिखा सकते हैं, लेकिन चलिए पहले हम 3 चार्ज को लेके कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम सारे चार्ज के लिए निकाल देंगे। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1, ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q3। तो अगर हम Q1 के ऊपर Q2 और Q3 के लिए टोटल फोर्स निकालेंगे, तो अगर मान लीजिए ये प्लस हुआ, तो इन दोनों के बीच में कैसा इंटरेक्शन होगा, रिपल्सिव, द फोर्स विल बी रिपल्सिव। और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, यहां से Q2 से Q1, तो जो डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। और Q3 भी Q1 के ऊपर एक फोर्स डाल रहा होगा, और वो Q2 के लिए किसी भी तरह से चेंज नहीं होगा। तो फिर Q3 के लिए जो Q1 के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो भी क्या होगा, रिपल्सिव, अगर सारे चार्जेस हम पॉजिटिव ले लेते हैं। तो ये भी हो गया रिपल्सिव। दिस फोर्स इज F2, दिस फोर्स इज F3, देन द रिजल्टेंट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। ये जो वेक्टर है एक डायरेक्शन में जा रहा है,
वेक्टर है, दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन वो एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, तो हम वेक्टर एडिशन का रूल अप्लाई कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इन दोनों को लेके एक पैरेललोग्राम हम ड्रॉ करेंगे और उसका जो डायगोनल होगा वो देगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर। सो द फोर्स exerted by Q2 on Q1, F2 is equals to, यहाँ पे 1/4πε0, ये एक तरह का कूलम फोर्स है, तो 1/4πε0 Q1 Q2, that means Q2 Q1 डिवाइडेड बाय उनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, R21। तो R21 स्क्वायर और डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, मतलब इसके यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में है फोर्स का डायरेक्शन। वैसे ही फोर्स exerted on Q1 by Q3 will be F3 is equals to 1/4πε0 Q3 Q1 divided by R। ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम 3 to 1 R31, इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो जो फोर्स का डायरेक्शन है वो इसी डिस्प्लेसमेंट के पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में है, तो R31 स्क्वायर R31 कैप। वैसे ही अगर n चार्जेस प्रेजेंट हुए तो फिर हम लिख सकते हैं Fn इज इक्वल टू 1/4πε0 Qn Q1 डिवाइडेड बाय Rn1 स्क्वायर Rn1 कैप। ये हो गया जो डिफरेंट चार्जेस के लिए एक चार्ज के ऊपर, दैट मीन्स Qn चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है। तो फिर हम बोल सकते हैं द फोर्स ऑन चार्ज 1 विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस। सो F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस अप टू Fn। तो हमने लिखा F2 will be 1/4πε0 Q2 by Q2 Q1 divided by R21 square R21 cap plus 1/4πε0 Q3 Q1 divided by R31 square R31 cap up to 1/4πε0 Qn Q1 divided by Rn1 square Rn1 cap। तो हम लिख सकते हैं ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 1/4πε0 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 इज constant in all the expressions। वैसे ही Q1 जो है ये सभी टर्म्स में कांस्टेंट है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। Q1/4πε0 जो अंदर है वो है Q2 बाय R21 स्क्वायर R21 कैप, Q3 बाय R31 स्क्वायर R31 कैप अप टू Qn बाय Rn1 स्क्वायर Rn1 कैप। तो अगर हम इसको समेशन में रिप्रेजेंट करें तो लिख सकते हैं समेशन ओवर, ये जो टर्म कौन चेंज हो रहा है 2 2 2 3 3 3 n n n, और ये जो 1 है वो सभी टर्म्स में कांस्टेंट है। देखिए अगर फर्स्ट टर्म हम लेते हैं I इज इक्वल टू 2, देन Q2 डिवाइडेड बाय R21 स्क्वायर R21 कैप। वैसे ही अगर I हम 3 लेते हैं, वैसे Q3
डिवाइडेड बाय r31 स्क्वायर, r31 के वैसे ही nth टर्म तक जाएगा। तो ये जो हो गया हमारा द नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। वैसे ही अगर हम उसका पोजीशन वेक्टर के बारे में, उसे पोजीशन वेक्टर को हम कंसिडर करेंगे तो ये जो एक ट्राइंगल हो गया, देखिए ये जो ट्राइंगल हो गया, ये इसमें इसका डायरेक्शन यहाँ है और इसका डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब ये जो दो वेक्टर्स हैं इन दोनों का डायरेक्शन सेम ऑर्डर में है और इसका जो डायरेक्शन ऑपोजिट ऑर्डर में है। तो दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दीज टू वेक्टर्स। दैट मीन्स r1 वेक्टर विल बी r2 वेक्टर प्लस r21 वेक्टर। सो r21 वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। वैसे ही इस ट्रायंगल में ये जो वेक्टर है r3 vector and r31 vector are in same order and this is in the opposite order. So r1 vector is equals to r3 vector plus r31 vector और r31 vector is equals to r1 vector minus of r3 vector। वैसे ही अगर हम इस फोर्स को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? 1/4πε0 Q2 Q1 R21 को हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस ऑफ R2 वेक्टर मोड स्क्वायर। और हमें पता है कि कोई भी यूनिट वेक्टर को हम वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे ही इस यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो फिर ये हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा q। ठीक है। वैसे ही दूसरे फोर्स को हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q3 Q1 divided by r1 minus r3 स्क्वायर। ये भी वैसे लिख सकते हैं r1 minus r3 वेक्टर डिवाइडेड बाय r1 minus r3 मोड। वैसे ही ये दो अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो ये हो जाएगा r1 minus r3 मोड q। वैसे ही nth force will be Qn Q1 divided by R1 minus Rn vector mod Q R1 minus Rn vector। वैसे ही अगर हम टोटल फोर्स निकालेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। अगर हम टोटल फोर्स निकालेंगे in terms of position vectors, so F1 will be F2 plus F3 plus up to Fn। तो सारे टर्म्स को अगर हम ऐड कर दें तो 1/4πε0 Q2 Q1 divided by R1 minus R2 mod Q R1 minus R2 vector plus 1/4πε0 Q3 Q1 R1 minus R3 mod cube R1 minus R3 up to 1/4πε0 Qn Q1 R1 minus Rn mod cube R1 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर। वैसे ही अगर हम टोटल फोर्स लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ समेशन तो लिख सकते हैं
F1 वेक्टर विल बी Q1 1/4πε0। सभी टर्म्स में कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर ले आएंगे, कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या रहेगा, Q2/R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मोड Q R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर प्लस Q3/R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर मोड Q R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर अप टू Qn/R1 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर मोड Q R1 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर। वैसे ही इसको अगर हम समेशन के फॉर्म में लिख दें तो लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज ऑल द टर्म्स। वैसे ही अगर हम पहला टर्म ले, इसको अगर i ले लें तो i कहाँ से शुरू होता है, 2 से, एंड कहाँ पे हुआ है, n पे, तो qi डिवाइडेड बाय r1 माइनस ri मोड q R1 minus Ri vector. So this one is the expression for the force on charge Q1 due to all the n charges, and this is in terms of unit vector and this is in terms of position vectors of all the charges. So students, आज हमने देखा अगर एक सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस एक साथ प्रेजेंट हुए और सभी चार्ज को अगर हमने रेस्ट पे लिया तो कोई भी एक चार्ज के ऊपर दूसरे चार्ज के कारण कितना फोर्स पड़ेगा। तो दिस इज अ एक्सप्रेशन फॉर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हम नेक्स्ट वीडियो में कूलम्ब्स लॉ के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आगे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के भी सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़ते रहिए। स्टे होम स्टे सेफ।